बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत ने जितनी कोशिश की कौमी कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाने की, वो उतनी कामयाब हो गई। ये हुकूमत जब भी कभी फस्तायत का सहारा लेती है या जुल्म और जबर करती है तो पाकिस्तानियों की अब सोच काफ़ी बदल गई है। ये हमेशा से होता है, जब भी कभी किसी अपोजिशन के इवेंट को कामयाब करना हो और हुकूमत उसमें रुकावटें डाले तो वो कामयाब हो जाता है। अगर हुकूमतें रुकावटें ना डालें तो कभी कामयाब होता है, कभी नहीं होता। लेकिन रुकावट एक ऐसी चीज़ है जो पॉलिटिकल मामलात में हमारे रीजन में बड़ा फ़ायदा देती है हमेशा अपोजिशन को। तो यहाँ पे हुकूमत ने वही गलती की जो नॉर्मली हुकूमतें करती हैं पाकिस्तान में, और इदारे भी बड़े हसास हुए थे क्योंकि उनके पास रिपोर्ट्स दी गई मंजूर पश्तीन या जो मारंग बलोच हैं या उनकी कोई नुमाइंदगी ना हो जाए इस कॉन्फ्रेंस में। इस वजह से वो खासे सहमे हुए थे। और जब सुबह के वक्त जाने की कोशिश की वहाँ पे अपोजिशन के लोगों ने, तो कौमी कॉन्फ्रेंस के शुरका जब पहुंचे तो पता चला जी वो तो सील कर दिया है, बंद कर दिया है। फिर वहाँ से फलांग के अंदर गए अखूनज़ादा यूसुफ जई साहब, उन्होंने दरवाज़ा खोला, सारे अंदर दाखिल हुए। फिर सारा दिन जो तमाशा वहाँ लगा रहा वो आप देखते रहे। अब पुलिस भी भिजवाई गई, FC भी भिजवाई गई, रुकावटें भी डाली गई, लेकिन इसके बावजूद जो है वो जैसे तैसे करके अपोजिशन ने वहाँ पे अपनी जो कौमी कॉन्फ्रेंस है वो मुकम्मल की। वहाँ तकारीर हुई, उनमें बहुत सारी तकारीर जो है वो बड़ी काबिल ज़िक्र है, लेकिन असल चीज़ जो है वो उसका एलामिया है। मैं पहले आपको एलामिया बता देता हूँ कि इसका एलामिया क्या है। उसके अंदर सारी कहानी है कि अब मामला जाएगा किस तरफ और क्या फ़ैसले हुए हैं कौमी कॉन्फ्रेंस के नतीजे में। ये 9 नुकात पर मुश्तमिल एक एलामिया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल पेज से भी इसको जारी किया है। नंबर 1 ये है कि मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। नंबर 2, 8 फरवरी 2024 के धांधली शुदा इंतखाबात के नताइज मुल्क की मौजूदा सियासी, माशी और समाजी बहरान के जिम्मेदार है। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो 8 फरवरी को इलेक्शन में धांधली हुई है, ये उसके नतीजे में हो रहा है। इस मुल्क में मौजूदा पार्लियामेंट के वजूद की कोई इखलाकी, सियासी और कानूनी हैसियत नहीं है। ये तीसरा नुक्ता है। यानी सब शुरका ने इस बात पर इत्तफाक किया कि ये तो जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 के ऊपर बनी हुई है। पूरी पार्लियामान के अंदर ज़्यादातर बंदे जाली हैं, लिहाजा इसकी कोई कानूनी आईनी हैसियत नहीं है। नंबर 4, आइन की रूह से मुतसादम तमाम तरामीम को ख़त्म करने का मुतालबा किया। यानी जैसे 26वीं तरमीम आ गई, कोई और कार्रवाई डाल दी, तो वो जो कुछ भी किया गया आइन से मुतसादम चीज़ें जो है उन्हें ख़त्म किया जाए। नंबर 5, आइनी इंसानी हकूक़ की बेदरेग पामाली मुल्क में कानून की हुक्मरानी की मुकम्मल नफ़ी है और इस गैर नुमाइंदा हुकूमत की फस्तायत की वाज़ेह दलील है। इंसानी हकूक़ पे बात की 5वें नंबर पे। नंबर 6, हमारा आइन किसी पाकिस्तानी शहरी को सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए हरासा करना, गिरफ्तार करना या जेल में डालने की इजाज़त नहीं देता। तमाम सियासी कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। नंबर 7, अवाम और मीडिया की ज़ुबानबंदी के लिए की गई पीका तरमीम को ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। और नंबर 8, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में पानी की तकसीम जो 1991 का जो वाटर अकॉर्ड है उसके मुताबिक की जाए। 1991 में जो फैसला किया गया था उसके मुताबिक पानी की तकसीम के मामले को आगे बढ़ाया जाए। नंबर 9, मुल्क के मौजूदा बहरान का वाहिद हल आज़ादाना, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद है। यहाँ पे मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने बड़ी जज्बाती तकरीर की। उन्होंने बताया कैसे पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 सालों में जुल्म किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। यहाँ पे और लोगों ने तकारीर की, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने कुछ बड़े अहम बयानात दिए हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब का 26वीं तरमीम के मौका पर किरदार मुस्बत था, लेकिन मौलाना ने कहा कुछ मजबूरियों की वजह से वोट तरमीम के हक में हम देंगे। फिर उन्होंने ये बताया कि इलेक्शन कबल अज़ वक्त होना भी आइन के मुताबिक है, यानी वक्त से पहले इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, हमें एक दूसरे को पहचान कर एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। अब इसमें जो बैरिस्टर गौहर साहब ने अहम बातें की, उन्होंने कहा ये जो कुछ भी आपने आज देखा ना इस बिल्डिंग के बाहर होते हुए, क्योंकि यहाँ खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे, बहुत सारे और लोग भी थे और जमातें भी थे, तो उन्होंने कहा जो कुछ आपने आज देखा यहाँ पे होते हुए ये वो कुछ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 2 साल से बर्दाश्त कर रही है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में सियासी कुव्वतें ज़्यादा कमज़ोर हैं। अगर मजबूत होती तो कभी हमारे सर पर बैठकर हुकूमतें ना बनवाई जाती। जब 2 असम्बलियां तहलील हुई तो 175 सियासी जमातों में से किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। ये जद्दोजहद सिर्फ PTI की नहीं है बल्कि सबकी होनी चाहिए।
اب مزید دیر کی گنجائش نہیں ہے ورنہ ہماری آنے والے نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. یہ جناب بیرسٹر گوہر صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا. یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. ایک اور چیز جو اٹھائی گئی وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بات کی اور وہ مہارنگ بلوچ اور منظور پشتین کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ مہارنگ بلوچ اور منظور پشتین جو ہے یہ پاکستان کی آواز ہے اور یہ آوازیں پاکستانی ہیں. جبری گمشدگیوں کا معاملہ یا مسخ شدہ لاشوں کا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم ان کے پاس جائیں گے, ہم انہیں اسلام آباد بھی لے کر آئیں گے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب وہ پہلے شخص نہیں ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے. اس سے پہلے بھی ہم یہ باتیں سنتے رہے ہیں, لیکن اپوزیشن میں تو سب لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کو میں تھوڑا سا لیوریج اس لیے دے دیتا ہوں کہ وہ ایک اصول پسند آدمی ہے. انہوں نے مختلف زندگی گزاری ہے تو وہ اپنے اصولوں پہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. اور سلمان اکرم راجہ صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں تو بات میں وزن ہے. لیکن اگر میں سیاسی جماعتوں کی بات کروں تو جب بھی کوئی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ PMLN ہو, چاہے وہ PTI ہو, چاہے وہ دیگر جماعتیں ہوں, تو اس وقت پسے ہوئے طبقات سب جماعتوں کو نظر آتے ہیں. لیکن جب بھی یہ جماعتیں حکومت میں آتی ہیں تو وہ لوگ دیکھ نہیں پاتے, وہ غریبوں کا درد اور تکلیف محسوس نہیں کر پاتے. یعنی یہ لاپتہ افراد کے کیمپوں میں جا کر بیٹھتے تھے بلاول اور مریم وغیرہ, تو جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں یہ کبھی بھی ان سے ملے بھی نہیں, ان سے بات بھی نہیں کی, ان کی بات بھی نہیں سنی. اب یہ وہاں جا کر بیٹھتے ہیں جہاں لاپتہ افراد کے ذمہ داران بیٹھتے ہیں, جہاں مسخ شدہ لاشیں برآمد ہوتی ہیں, جن لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں, اب یہ ان کے محفلوں میں جا کر بیٹھتے ہیں. فرق اس بات کا ہے. یعنی کوئی بھی اپوزیشن میں آنے کے بعد عوام کے درد کو اور تکالیف کو یا قبائلیوں کی تکلیف کو, بلوچوں کی تکلیف کو وہ محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے صرف اپنی سیاست کے لیے. لیکن جیسے ہی وہ اقتدار میں آتا ہے لوگ انہیں بھول جاتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں بھی انسانوں کے لاپتہ ہونے کا سلسلہ جاری تھا اور آواز اٹھانے والے اس دور میں آواز اٹھا رہے تھے. اب آج بھی وہی سلسلہ جاری ہے. لیکن اگر کل پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ جاتی ہے تو پھر انہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر آج وہ مہارنگ بلوچ اور منظور پشتین کے ساتھ کھڑے ہیں تو کل بھی پھر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جب وہ حکومت میں ہوں گے تو پھر بلوچستان کو انصاف ملے گا. جب وہ حکومت میں ہوں گے تو قبائلی پشتونوں کو انصاف ملے گا. یہ وعدہ انہیں کرنا پڑے گا قوم کے ساتھ, اور یہ وعدہ کسی کو تو پورا کرنا پڑے گا. یعنی بلوچستان کے اندر بلوچستان کے لوگوں کی حکومت ہی نہیں بنتی. آخری حکومت جو بلوچستان میں کچھ حد تک میں کہوں گا اسٹیبلشمنٹ کے اثر سے کچھ حد تک آزاد حکومت جو آخری بنی تھی وہ 2013 میں بنی تھی, لیکن وہ بھی نہیں چل پائی, اسے بھی چلنے نہیں دیا گیا. تو یہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے اس کو صرف سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. بہت بڑی تکلیف ہے. مہارنگ بلوچ کو یا منظور پشتین کو یا ان کی پاپولیرٹی کو اسٹیبلشمنٹ کو دبانے کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کو ڈرانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سہم جاتی ہے جب بھی کبھی بلوچستان کا معاملہ آتا ہے یا کبھی قبائلی علاقوں کا معاملہ آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے جو نوجوان ہیں یا وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے سینٹیمنٹس بہت عجیب ہیں. اور وہ عجیب نہیں ہیں, وہ آبویس ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی اتنی ہوئی ہے, ان کے وسائل پہ اتنا قبضہ ہوا ہے کہ وہ اب بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر چکے ہیں. لہذا جب بھی کبھی قومی جماعتیں یا اسلام آباد میں یا پنجاب میں یا سندھ میں یا پاکستان کے جو سیٹلڈ ایریاز ہیں وہاں پہ جب بھی ان کے حق میں آواز اٹھتی ہے تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت حساس ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کے بہت سارے سٹیکس ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں. لہذا اس کمزوری کو, جو اسٹیبلشمنٹ کی یہ کمزوری ہے, اسے بطور ہتھیار استعمال کرتی ہیں سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کو قابو کرنے کے لیے. تو ماضی میں تو یہ ہوتا رہا ہے, لیکن اس کو ایک اصول کے طور پر دیکھنا چاہیے. صرف اس کمزوری کو استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان نوجوانوں کو ان کا حق لے کر دینا بھی پاکستان کی جو نیشنل جماعتیں ہیں, جو قومی جماعتیں ہیں, ان کی یہ ذمہ داری ہے. میاں صاحب اپنی ذمہ داری بھول گئے ہیں, بلاول نے بھی ان کو استعمال کیا ہے. اب عمران خان صاحب کی باری ہے اور ان کا ٹیسٹ ہے کہ کل انہیں اقتدار ملتا ہے تو کیا وہ مہارنگ بلوچ اور منظور پشتین کی بات سنیں گے, انہیں انصاف دلائیں گے, کیا ان کو قومی دھارے میں لے کر آئیں گے, کیا ان سے جو نفرت کی جا رہی ہے یا ان کے اوپر جو غداری کے ٹیگ لگائے جا رہے ہیں ان کو مٹائیں گے؟ یہ بڑے عام سوالات ہیں. اور جتنی عمران خان صاحب نے یا پاکستان تحریک انصاف نے تکالیف دیکھی ہیں انہیں اب یہ کرنا پڑے گا. دوسری ایک فرق اور بھی پڑ گیا ہے,
माजी में एस्टेब्लिशमेंट जब भी किसी को गद्दार कहती थी तो वो गद्दार हो जाता था। आज जिसकी एस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती हो जाती है कौम की नज़र में वो गद्दार हो जाता है। यानी अजीबोगरीब ही उल्टी गंगा बह गई है अब पाकिस्तान में, बल्कि मैं तो कहूँगा गंगा अब सीधी हो गई है। पहले गंगा उल्टी बह रही थी पाकिस्तान में, अब गंगा सीधी हो गई है। लिहाजा अब एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका सौदा वैसे बिकता भी नहीं है। मिसाल के तौर पे वो डिलीट करना पड़ा उन्हें, वो सॉन्ग जो नया गाना ISPR ने रिलीज़ किया था वो उनको डिलीट करना पड़ा, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा नेगेटिव लोगों ने उसको डिसलाइक किया और नेगेटिव कमेंटिंग की उसके अंदर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की कि उसकी रीच फारग हो गई थी। लिहाजा उसको डिलीट करने के बाद दोबारा पोस्ट किया गया तो अब उसको कुछ रीच मिली है, कोई 1 लाख के करीब शायद पहुंच जाएगा वो, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। और वो भी 24 घंटे गुजरने के बाद। बड़ी कोशिश की गई है, बड़ा जोर लगाया गया है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आगे जाएगा। लेकिन मिलियंस के अंदर क्यों नहीं जाता? मिलियंस के अंदर इसलिए नहीं जाता कि वो बात ही नहीं रही अब। यानी अब ISPR को या उसकी प्रोडक्ट्स को पाकिस्तानी उस तरह ओन ही नहीं करते, और पाकिस्तानी अब डिफरेंटली सोचते हैं, और वो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी पॉलिसी से नाला है पाकिस्तानी। वो कह रहे हैं जी आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है, तो पाकिस्तानी नाराज है। अब उसकी एक वजह यह भी है ना, मैं आपको एक रिपोर्ट आपके सामने रखता हूँ। ये रिपोर्ट आई है अमेरिका से, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है, और वो ये रिपोर्ट पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक के मामलात या जो शख्सी आज़ादियाँ हैं उनके मामलात का पोल खोल रही है। आलमी दर्जाबंदी में शहरी आज़ादियों और सियासी हकूक की सूरत हाल में पाकिस्तान की 3 दर्जे मजीद तनज़ली हो गई है। अब पाकिस्तान को जुज़वी तौर पर आज़ाद मुल्क करार दिया गया है। यानी पाकिस्तान पूरी तरह आज़ाद मुल्क नहीं है, जुज़वी तौर पे एक आज़ाद मुल्क है। ये फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में ये जनाब इंकशाफ उन्होंने किया है। इसमें कुछ और मुल्कों के भी हालात ख़राब हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान उन टॉप 10 ममालिक के अंदर शामिल है जिसमें जो बहुत नीचे गए हैं शख्सी आज़ादियों के हवाले से, और पाकिस्तान की 3 दर्जे मजीद तनज़ली हो गई है। यानी करप्शन पाकिस्तान में बढ़ गई है, शख्सी आज़ादियाँ जो है वो पाकिस्तानियों से छिन गई हैं, जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर कम हो गई है। और ये रिपोर्ट के अंदर जनाब इसका इंकशाफ आया है, और ये बताया गया कि 60 ममालिक में लोगों ने अपने सियासी हकूक और शहरी आज़ादियों में तनज़ली का सामना किया है, जबकि सिर्फ 34 ममालिक में बेहतरी आई है। और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिनमें सबसे ज़्यादा तनज़ली आई है। वहीं अमेरिका से एक डेवलपमेंट और भी है नाज़रीन, वहाँ अमेरिका के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक मरतबा फिर कुछ लोग मुतहर्रिक हुए हैं। अमरीकी कांग्रेस मैन जो है वो जविल्सन और एक और जो कांग्रेसमैन है, ये दो ने मिलकर लिखा है एक लेटर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मार्को रूबियो को, और उन पर जोर डाला कि वो इमरान खान साहब की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। और उन्होंने इसमें जो है वो अपने एक्स अकाउंट के ऊपर भी इसकी कॉपी शेयर की है। उसमें लिखा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल की जाए और इमरान खान को रिहा करवाया जाए। 25 फरवरी को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखे गए इस मुश्तरका खत में कहा गया कि हम मुतालबा करते हैं कि आप इमरान खान को आज़ाद करवाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत करें। खत में बताया कि इमरान खान साहब को पसंद किया जाता है, उनकी रिहाई से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में नए दौर का आगाज़ होगा। और PTI के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब आपके पहले दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म थे और मजबूत ताल्लुकात थे। हम जोर देते हैं कि जमहूरियत, इंसानी हकूक, कानून की हुक्मरानी और पाकिस्तानी अवाम की आज़ादी इज़हार राय के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करें। पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती इमरान खान की आज़ादी पर मुनहसर है। ये भी जनाब उन्होंने लिख दिया इसके अंदर। बहरहाल ये बार बार कहते रहे, स्पेशली जो जविल्सन है वो इसके बारे में आवाज़ उठाते रहते हैं। एक दफ़ा फिर इन्होंने आवाज़ उठाई है, लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है अमेरिका से वो ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने टाइम मांगा है अमेरिका से या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से कि आप हमें टाइम दें, इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए हम एकदम से कर नहीं पाएंगे। और अगर इमरान खान साहब को इस तरह जो है वो छोड़ दिया गया तो फिर वो किसी से भी कंट्रोल नहीं हो पाएंगे मुस्तकबिल में। ये जनाब अब ये खबरें सिर्फ अमेरिका में मौजूद हैं, इसकी कोई तस्दीक नहीं कर सकता। कोई इसकी तरदीद करना चाहे तो कर दे, लेकिन ये ऐसे ही है। किस्मत खान साहब ने नाजरीन एक ट्वीट किया, और ये बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट है। उसमें वो बता रहे हैं कि जिस दिन मरीम नवाज़ हुकूमत जो है वो तारीख के तवील तरीन 60 सफ़हात के सरकारी इश्तिहारात में महंगाई और गुर्बत से खुदकुशियाँ करती अवाम के पैसों पर कामयाबियों का ढिंडोरा पिटवा रही थी, ठीक उसी दिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मालियाती इंतजामात को पाकिस्तान में बेहतरीन करार दे दिया।
यानी जो वफाकी हुकूमत है, चचा की हुकूमत कह रही है कि जी बेस्ट काम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कर रही है, और भतीजी ने 60 सफ़ों का इश्तिहार छाप दिया है। अब ये इश्तिहार जो है वो गले की हड्डी बनेगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये मामला पकड़ में आ जाएगा क्योंकि कानून होता है हर काम करने के लिए कोई ना कोई। ऐसे नहीं होता कि आपने उठाए पैसे और अवाम का पैसा आपने झोंक दिया। अखबारात पूरी दुनिया के अंदर अब नापैद होते चले जा रहे हैं, अखबारात बंद हो रहे हैं क्योंकि वो खर्चे नहीं उठा पा रहे, और तमाम अखबारात अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं ऑनलाइन एडिशंस के ऊपर। बहुत कम अखबारात हैं, अब तो अखबारात चैरिटी पे चलते हैं। बाकायदा कुछ बैनुल अक़वामी जरीदे अगर आप देखें तो उन्होंने बाकायदा आगे वो दिया हुआ होता है, लिखा हुआ कि आप यहाँ डोनेट कर सकते हैं ताकि हमारा अखबार चलता रहे, क्योंकि ये 100 साल से 200 साल से चल रहा है, लिहाजा ये चलता रहे तो आप इसके ऊपर डोनेशन दे सकते हैं। तो अब अखबारात ऐसे चलते हैं क्योंकि कागज के पैसे भी पूरे नहीं होते। दौर बदल गया ना, लोग पढ़ते ही नहीं है, खरीदते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। अब तो सारा काम ऑनलाइन होता है, तो तमाम अखबारात के ऑनलाइन एडिशन आ गए हैं, सबको वहां तवज्जो देनी पड़ेगी। अब इसमें एक मुरासला लिखा है, कानूनी मुरासला, और वो लिखा है अजहर सिद्दीक साहब की वसातत से आलिया हमजा साहिबा ने। उन्होंने कहा जी 60 सफ़ात पर मुश्तमिल सरकारी इश्तिहारात पर सियासी अफराद की तशहीर। चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलिया हमजा की जानिब से गवर्नर पंजाब, वजीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कानूनी मुरासला भिजवा दिया गया। सरकारी इश्तिहारों के लिए फंड्स पे कितना पैसा खर्च हुआ, क्या सूबाई काबीना से इसकी मंजूरी ली गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 वाज़े अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई है, उन्होंने बताया। और यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़े अहकामात मौजूद हैं कि सरकारी फंड्स सियासतदानों की तशहीर और तस्वीर के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। ये पैसा रिकवर होना है, ये या तो रायवंड से पैसा रिकवर होगा या चंदा करके PMLN ये पैसा देगी, क्योंकि अगर इंसाफ हुआ तो ये पैसा वापस आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है कि आप अपनी फोटो नहीं चिपका सकते, आप अपनी फोटो नहीं लगा सकते सरकारी पैसे से। तो सरकारी पैसे से 60 सफ़ों के ऊपर वो 170 फोटोएं अपनी लगा दी है खातून ने। ज़हनी मरीज किस्म के लोग हैं ये। अब ये जो किया गया है, ये पैसा किससे रिकवर किया जाएगा, ये मामला अदालत में जाएगा और ये फंस जाएंगे। लेकिन अदालतें तो पूरी तरह से कंट्रोल कर ली गई हैं। अब सवाल ये है कि क्या अदालतें हमेशा कंट्रोल रहेंगी, ये भी नहीं हो सकता। क्या सारे के सारे जज कंट्रोल हो जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने बिलाखिर आज़ाद तो होना है, आज नहीं होगा कल हो जाएगा, लेकिन जब भी हो जाएगा ये वो मामला आते हैं जो आके इनके गले पड़ जाएंगे। जनाब आपने ये इश्तिहारात, यानी ताकत के नशे में इंसान ऐसे काम कर देता है, झूम रहा होता है ना ताकत के नशे में, उसको पता ही नहीं होता, बाद में वही काम गले पड़ जाते हैं। अच्छा, इश्तिहारों पे खर्च होने वाले फंड से अवाम को क्या फायदा मिला, ये भी पूछा गया। अवाम को क्या सहूलियात मिली, ये भी पूछा गया। अवामी मसाइल कौन से हल हुए, ये भी पूछा गया। तो अजहर सिद्दीक साहब की जानिब से ये कानूनी मुरासला भिजवाया गया है। इसके जो जवाब आएंगे वो बड़े इंटरेस्टिंग हो गए, अगर नहीं आएंगे तो फिर ये मामला अदालत में जाएगा। नादरीन, खौफ का आलम मैं आपको बताता हूं, लेकिन खौफ का आलम बताने से पहले आलिया हमजा साहिबा का एक और स्टेटमेंट है, ये बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि जब 5 दिन के लिए मुल्क बंद करना पड़ जाए तो समझें एहतजाज कामयाब हो गया। जब बंद कमरे में सेमिनार रुकवाने के लिए तको-दो करना पड़े तो समझें एहतजाज कामयाब हो गया। अडियाला जेल में कैद इमरान खान मुस्कुरा रहा होगा कि ये भी उसकी जीत है, ये आलिया हमजा साहिबा ने कहा। और ये साबित कैसे होता है, गुजरावाला में वर्कर कन्वेंशन था, 1 किलोमीटर तक जो है वो पुलिस के नाके लगे हुए थे। यानी वर्कर कन्वेंशन बाद में, वर्कर बाद में पहुंचते हैं, पुलिस की भारी नफरियां पहले पहुंच जाती हैं। कच्चे में ये पुलिस घुसने से डरती है, वहां ये कहते हैं जनाब हमने नौकरी नहीं करनी, हमें उतार दो गाड़ी से, वो गाड़ियां छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन है, सियासी जमात है ना, बंदूक बरदार तो है नहीं, तो सियासी जमात को कुचलने के लिए जनाब पुलिस भारी नफरी पहुंच जाती है और 1-1 किलोमीटर तक नाके लगे हुए हैं। मैं विजुअल देख रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि इतना ज्यादा खौफ है, और ये एक सियासी जमात के साथ हो रहा है। अब जिस सूबे में सियासी जमात की हुकूमत है वहां पे जाने का फैसला कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ। यानी मियां नवाज शरीफ साहब को सियासी तौर पे मुतहर्रिक करने का, एक मरतबा फिर उनको धूप लगवाने का फैसला हुआ मियां साहब को, और फैसला किया गया, उनको पार्टी के लोगों ने मशवरा दिया कि आप खैबर पख्तूनख्वा से आगाज करें जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक हुकूमत है। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो अब खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे, हो सकता है, और ये बड़ी अच्छी बात है, उनको जाना चाहिए। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, मियां नवाज शरीफ को मुकम्मल सहूलियात देनी चाहिए, प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, हर चीज़ उनको देनी चाहिए जो साबिक वज़ीर आज़म को मिलती है। और उन्हें पूरा मौका देना चाहिए कि वो जहां चाहे जलसा करें, जहां चाहे वर्कर कन्वेंशन करें,
جہاں چاہے وہ پروگرام کریں، جس سے چاہے وہ ملے. اور اس کے بعد شاید میاں نواز شریف صاحب کو تھوڑی سی اس بات کی شرم اور احساس پیدا ہو کہ یار میں وہاں جاتا ہوں ان کے صوبے میں، وہ کتنا فری ہینڈ دیتے ہیں مجھے، اور مجھے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی مکمل اجازت دیتے ہیں، تو ہم کیوں ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. تو شاید پھر غیرت آئے، غیرت جاگے، اور یہ لوگ پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ہی دے دیں. سہولیات نہیں دے رہے تو کم سے کم جو رکاوٹیں ہیں وہی دور کر دیں، یا رکاوٹوں کو کم ہی کر دیں کم سے کم، تاکہ پاکستان تحریک انصاف بھی عوام کے اندر اپنی آزادانہ کمپین کر سکے اور اپنی آواز لوگوں تک پہنچانے کا جو ان کا جمہوری حق ہے وہ اس کو استعمال کر سکے. ناظرین، کابینہ کے اندر نئے بندے شامل کیے گئے ہیں، اور جو نئے بندے کابینہ میں شامل کیے گئے ہیں ان کی پوری ایک لسٹ ہے، یہ میرے پاس موجود ہے. اس کے اندر وزیر ہیں، اس کے اندر وزیر مملکت ہیں، اس کے اندر جو ہے ایڈوائزرز ہیں. ان کو اگر ٹوٹل میں گنوں تو یہ بنتے ہیں 24 اور 3 27. آپ اندازہ کیجئے 27 بندے نئے شامل کر دیے گئے ہیں. لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی ہے، نہ اس میں مبارک زیب کا نام ہے، نہ فیصل واڈا کو بنایا گیا. ان 27 بندوں میں بھی فیصل واڈا صاحب کی اگر جگہ نہیں ہے تو کہاں ہے فیصل واڈا صاحب کی جگہ؟ افسوس ہوتا ہے مجھے، کس کے لیے لڑ رہے ہیں فیصل واڈا صاحب. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.